स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि दक्षिण में विशेष रूप से केरल से जो जनादेश आया है वो बहुत कुछ कह रहा है। उसकी भी एक महत्व है, उसका बहुत बड़ा महत्व है कि विकसित भारत में वामपंथ यानी कम्युनिज्म वो सिकुड़ गया, लगभग खत्म हो गया। कम्युनिस्ट का ये विचार, कम्युनिस्ट की विचारधारा, वामपंथ की आइडियोलॉजी। 1957 में पहली बार वामपंथी संगठनों ने केरल को अपना राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया था। आज उसी केरल से वाम दलों की सरकार का अंत हो गया। ईएमएस नंबूदिरीपाद की अगुवाई में पहली बार केरल में वामपंथी सरकार बनी थी, जो गैर कांग्रेस की शायद पहली ही राज्य सरकार थी उस समय। इसके बाद त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक वाम दलों ने सत्ता पर काबिज होने का अवसर पाया। पश्चिम बंगाल में तो 1977 से लगातार 2011 तक यानी 34 सालों तक जो वामपंथी पार्टियां उनकी सरकार रही। और आज बंगाल में सिर्फ एक सीट जीत पाई है इस बार। 1977 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश के किसी भी राज्य में वाम दलों की कोई सरकार नहीं है। 2016 से एलडीएफ द्वारा शासित केरल आखिरी राज्य था जहां वाम दलों की सत्ता थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 2011 और त्रिपुरा में 2018 में वामपंथियों की सत्ता से विदाई हो गई थी। यानी असमानता की और समानता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वाम दलों ने कभी असमानता दूर करने के लिए अवसर की बात नहीं की। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री की अपनी सीट हारने का एनालिसिस उनकी अपनी पार्टी और उनको खुद करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि भाजपा आगे बढ़ रही है, असम की तरह सीटें जीत रही हैं। ये चिंता की बात है। जहां तक लेफ्ट की बात है, ये एक असली चुनौती है जब तक कि हम पश्चिम बंगाल में फिर से नहीं उभरे। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साल 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हार और सत्ता से बेदखल होने के पीछे प्रमुख रूप से सत्ता विरोधी लहर को ही कारण बताया जाता है। लेकिन सच ये भी है कि ये हार ये बताती है कि विकसित भारत में अब घिसे पिटे नैरेटिव के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं चलेंगे। ये जन सरोकार की बात जमीन पर खड़े होकर देखनी होती है, जिसमें ये लोग कहीं ना कहीं असफल हैं। तो केरल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि हमारे 3 एमएलए असेंबली में जीते हैं, शामिल होंगे। ये बीजेपी के लिए खुशी की बात। BJP and the NDA were in a sense being shut out of Kerala's politics by the CPM and the Congress, and that lock has finally been breached. That lock has been broken by the people of Kerala, and 3 MLAs of the BJP NDA will be in the assembly in these coming assemblies next 5 years. And equally importantly, there are 6 candidates who came very close as second position. And there are over 14 seats, 15 seats where we have got significant amount of votes. तो वहीं कांग्रेस के नेता जेबी माथेर ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार ने विजयन को हराया है। Multiple factors. Anti-incumbency is definitely there. The corrupt, this PR stunt exercise by Pinarayi Vijayan as a chief minister, I think has helped us gain victory, because every 50 meters there were huge hoardings with only CM face. So it was a reminder for the people of Kerala that they don't want a disaster in 2026 also. तो जो आप देख रहे हैं केरल के जनादेश का क्या पैगाम है, इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं। सबसे पहले विवेक हमारे साथ अगर जुड़ गए तो विवेक के पास चलते हैं। हाँ, विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, का नतीजा आ गया। अब वहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव से पहले तो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि किसको सीएम बनाना है, ठीक है। क्या चुनाव के बाद कुछ हिंट मिल रहा है कि किसका नाम आगे है केरल के अगले सीएम के लिए? केरल के अगली सीएम के लिए नाम ये है तो वीडी सतीशन का नाम है, प्रोमिनेंट है हुआ है अभी, क्योंकि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 102 सीट्स जीताएगा। तो इस 102 सीट्स जीते को मेन रीजन
कांग्रेस ने बोलता है तो ये वीडी सतीशन है। और केरल की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गवर्नर आर्लेकर को अपना रेसिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया है। केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट का फॉल उनके लिए बड़ा सेटबैक है और अब उनका पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा अनसर्टन लग रहा है। अब में क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपोजिशन लीडर के रूप में कंटिन्यू करेगा या नहीं। लेफ्ट पार्टीज अपने का स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हार चुकी है और इसलिए आने वाले दिनों में उन्हें सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो फ्यूचर उनको क्या करेगा, तो उनको अपोजिशन लीडर क्या है, क्यों है, तो ऐसी विषयों में लेफ्ट पार्टीज को बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन करने पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, अगले सीएम की तो चलिए बात हो रही है, उसमें बीडी सतीशन का नाम सबसे आगे बता रहे हैं, लेकिन केरल ने जो वहां से पैगाम दिया है, विनोद जी, क्या ये एक महज संयोग है कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया और अब इस बार 2026 के ही चुनाव में इसी साल देश की हर जगह की सत्ता से कम्युनिस्ट का सफाया? लाल जी, अगर ये आप कहें कि भारतीय राजनीति का ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसको जो समझ सके तो बेहतर है। आइडियोलॉजी के रूप में आज भी अभी आइडियोलॉजी आप देखें कि वामपंथ की आइडियोलॉजी कई विश्वविद्यालयों में, खास करके जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में और मीडिया में भी कई लोग इसके झंडेदार नंबरदार बने हुए हैं। ये तो अलग कहानी है। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो इनइक्वालिटी के लेके जो ये आइडियोलॉजी थी जी, और आपने देखा कि संसद में भी इसको लेके वामपंथी दलों का और वामपंथी सदस्यों का एक बड़ी प्रमुखता आज़ादी के बाद देखी गई थी। किसी भी पार्टी से ज़्यादा वामपंथ के लोग, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, इनके भारी तादाद में लोग होते थे। बाद में आपने देखा कि उनके सारे लोगों का गठबंधन की सरकारों में भी अहम भूमिका होती थी। ये हम लोगों ने दौर देखा है। लेकिन अब संसद से लेके और विधानसभाओं तक में जो वामपंथ का ये सिकुड़ना जो है, ये टर्निंग पॉइंट बताता है कि विकसित भारत ने आपके इनइक्वालिटी के फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को ध्वस्त कर दिया है जी। विकसित भारत ने अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दिया है जी। अगर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिला है तो आज आप देखिए कि ये भारत का संकल्प है कि जो 31 जनवरी का 2026 तक नक्सलवाद का अंत कहा, तो आप ये देखिए कि 30-40 साल का वो रक्त रंजित जो पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर और उसमें सैकड़ों हजारों मासूम लोगों की जाने गई थी, तो क्यों उस दौर में खत्म नहीं हुआ? ये आते आते इसी दौर में, विकसित भारत के ही दौर में खत्म हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है कि वो एक आइडियोलॉजी जिसके बल पे आप ये सत्ता के करीब पहुंचते थे, सत्ता में आते थे, उसको जनता ने अब अपॉर्चुनिटी से जोड़ा है, जो अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट से आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। विजयन का के साथ में दिक्कत है कि उसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड करते करते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करने लगे थे। कई समिट भी उन्होंने किया था, इंटरनेशनल समिट भी किया था। मुझे सोवियत संघ के गोर्बाचेव याद आ रहे हैं। हाँ, लेकिन विजयन ने खुद लोगों ने देखा कि कम्युनिस्ट की सरकारों के मंत्री खुद तो करोड़पति बन गए हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं वो लोग तो वैसे ही के वैसे मैट पे बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज है, कम्युनिस्ट में डबल स्टैंडर्ड था। जनता सब देखती है, जनता सब देखती है। और जनता ने पहले पश्चिम बंगाल से इनको विदा किया, त्रिपुरा से विदा किया, ये लास्ट केरल से विदा किया, जो इनका सबसे बड़ा वो ये सेंटर रहा है। केरल से ये शुरू हुआ था इनको सूर्योदय, और केरल में ही अस्त हो गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश केरल से वामपंथी सत्ता के जाने का है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आगे बात करते रहेंगे आपसे केरल के नए